हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका CISF HCM का 30 अक्टूबर के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि कल जो है आपके 30 अक्टूबर के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो CISF HCM एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, यशवंत सागर बांध ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका यशवंत सागर बांध है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। और किस नदी पर है, तो ये आपका गंभीर नदी पर है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सती प्रथा का अंत ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, सती प्रथा के अंत की बात कर ले तो ये जो आपका गवर्नर विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में जो है सती प्रथा का उन्मूलन यानी अंत जो है वो किया गया था। तो 1829 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सती प्रथा का जो अंत है ये किसके प्रयासों से किया गया था। तो ये आपका राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में बैंकिंग सुधार से संबंधित कौन सी समिति है। तो देखिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित जो आपका समिति है ना, ये आपका नरसिम्हन समिति है। तो नरसिम्हन समिति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नरसिम्हन समिति की स्थापना ये जो है कब किया गया था। तो ये आपका अगस्त 1991 में जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नरसिम्हन समिति के द्वारा ही जो है ये आपका SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 38.5% से घटाकर जो है ये आपका 25% कर दिया गया था। और CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को जो है 15% से घटाकर 3.5% की जो सीमा के बीच करने की सिफारिश जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका अनाईमुड़ी चोटी है। तो अनाईमुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत की तो ये आपका सबसे ऊंची चोटी है ही, लेकिन ये आपका पश्चिमी घाट का भी जो है ये आपका सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा बात कर ले अनाईमुड़ी चोटी के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका अनाईमुड़ी चोटी है ना, ये आपके भारतीय राज्य केरल में स्थित है। और अगर इसके ऊंचाई के बारे में बात कर ले तो देखिए, अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है ना वो आपका 2695 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका महेंद्रगिरी है। और ये जो आपका महेंद्रगिरी जो चोटी है ना, ये आपका किस राज्य में है। तो ये आपका उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा TCS के द्वारा एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट ये जो है किस पहाड़ी पर जो है वो मिलते हैं। तो देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ये आपके नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग है ना, ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने लिया था। तो आपके ऑप्शन में या तो तेज बहादुर सप्रू दिया गया होगा या फिर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया गया होगा। तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले, ये जो आपके दोनों प्रतिनिधि थे ना, ये किसके तरफ से जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो ये आपके दलितों के प्रतिनिधि के रूप में जो है ये आपके गोलमेज सम्मेलन में जो वो भाग लेने गए थे। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कांग्रेस के तरफ से गांधी जी ने जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है आपके गांधी जी और सरोजनी नायडू जो है एक साथ जो वो भाग लिए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये जो है कब हुआ था। तो ये आपका 22 नवंबर 1930 से लेकर जो है
13 जनवरी 1931 तक जो है ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ना ये आपका 1931 में हुआ था। और तीसरा जो आपका गोलमेज सम्मेलन है ना ये आपके 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक जो है ये आपका चला था। और तीनों ही जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना वो आपके लंदन में आयोजित किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसी के कारण जो है आपके मौलिक कर्तव्य को जो है हमारे संविधान में जो वो जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस समिति की सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है वो शामिल किया गया था। और ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन है ना इसे जो है लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है आपके प्रस्तावना में 3 नए शब्द को भी जो वो जोड़ा गया था। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे। तो पहला आपका समाजवादी, सेकंड आपका धर्मनिरपेक्ष और थर्ड आपका अखंडता। ये 3 शब्दों को जो है आपके प्रस्तावना में जो वो जोड़े गए। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके भाग 4A और संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बात कर ले 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य को जो वो शामिल किया गया था। तो वो आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो शामिल किया गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य है। यानी ये 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य ना ये कब शामिल किया गया था। तो ये जो आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 2002 में हुआ था। और इसके माध्यम से जो है हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन से स्वदेशी विमान वाहक जहाज को जो है अगस्त 2022 को भारतीय नौसेना को जो वो सौंपा गया है। तो ये आपके INS विक्रांत को जो वो सौंपा गया है। तो INS विक्रांत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विजेता शरत अंचल कमल जो है ये आपके किस राज्य से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शरत अंचल कमल को जो है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके तमिलनाडु राज्य से हैं। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शरत अंचल कमल की बात कर ले यानी आपका शरत अंचल कमल जो है ये आपके किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके इंडियन प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और इन्हें जो है 2019 में जो है पद्मश्री अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2018 का आपका जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना उसमें जो ये आपके मेंस टीम में जो है ये आपके गोल्ड मेडल जो वो भारत की तरफ से जो वो जीते थे। इसके अलावा 2022 का भी जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना जो कि आपका बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। और इसमें जो आपके तीनों में ही जो वो गोल्ड मेडल जीते थे यानी मेंस सिंगल, मिक्स डबल्स और मेंस टीम में भी जो है ये तीनों में ही जो वो आपके गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है ये कितनी है। तो देखिए फरवरी 2023 से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो कुल न्यायाधीशों की संख्या थी ना वो आपका 32 था। लेकिन वर्तमान में आपके सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है ना वो आपका 34 है। तो 34 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन ये जो आपका किस राज्य में हुआ था। तो देखिए पहला जो राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया गया था। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये आपके 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये आपके A.O. ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था। और कहां पर किया गया था ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो आपका बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसकी स्थापना जो वो की गई थी। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने प्रतिनिधियों ने जो वो शामिल जो वो हुए थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है टोटल आपके 72 सदस्यों की उपस्थिति जो वो रही थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो ये किसे बनाया गया था। तो देखिए पहले अध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो है भाषा कौन सी है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा वो तो आपका हिंदी है, लेकिन हिंदी के बाद पूछा गया था। तो देखिए हिंदी के बाद जो सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है ना, ये आपका बंगाली भाषा है। तो बंगाली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आपका हिंदी भाषा जो है ये कितने % जो वो बोली जाती है। तो देखिए हिंदी वर्तमान में 2011 के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो 43.63% लोग जो है ये आपकी हिंदी भाषा को जो वो बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बंगाली भाषा का प्रतिशत अगर पूछा जाए तो ये आपका 8.03% है। वहीं अगर तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा का पूछा जाए तो ये आपका मराठी भाषा है। चौथी की बात कर ले तो ये आपका तेलुगु भाषा है। पांचवी पे आपका तमिल है। छठी पे आपका गुजराती है और 7 पे आपका उर्दू भाषा है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंग्लिश यानी अंग्रेजी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे मिला था। तो देखिए अंग्रेजी में प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये आपका 2018 में अमिताभ घोष को जो वो दिया गया था, जो कि आपका 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो अमिताभ घोष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रथम हिंदी लेखक अगर पूछा जाए कि किस हिंदी लेखक को जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो दिया गया था, तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत को जो है आपके हिंदी भाषा में पहला जो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर लेटेस्ट की बात कर ले यानी 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि आपका 2022 में दिया गया था, और ये किसे दिया गया था तो ये आपके कोंकणी लेखक दामाडोर माजो को जो है ये आपका दिया गया था। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो ये आपका 1961 में हुआ था। और इसके प्रथम विजेता कौन रहे थे तो देखिए मलयालम भाषा में ये आपके जी शंकर कुरुप को जो है 1965 में ये जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी प्रतिशत जो ये किस राज्य का है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी का जो प्रतिशत है ना, ये आपके हिमाचल प्रदेश का है। और हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत है तो ये आपका 89.97% है। तो बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश नहीं दिया गया था। तो देखिए दूसरे स्थान पे जो आपका ग्रामीण आबादी में जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहा था राज्य का, वो आपका बिहार राज्य का रहा था। तो अगर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो फिर आपका बिहार जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य का है, ये तो आपका प्रतिशत का हो गया। अगर संख्या के आधार पर पूछा जाए तो देखिए सबसे बड़ी जो ग्रामीण जनसंख्या है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य का है। उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण लोगों की जो संख्या है ना, वो आपके 155.11 मिलियन है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल ग्रामीण जनसंख्या का जो नंबर है वो कितना है तो ये आपका 833 मिलियन है। इसके अलावा भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो देखिए भारत में जो शहरी जनसंख्या है ना, ये आपके 31.16% है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले तो ये आपका 68.8% है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थारू जनजाति ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए थारू जनजाति की बात कर ले तो ये आपका उत्तराखंड, बिहार और ये जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में भी जो वो पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो उत्तराखंड या फिर बिहार या फिर उत्तर प्रदेश जो वो दिया गया होगा। तो इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके थारू जनजाति है ना, ये आपके नेपाल देश में भी जो वो पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है कि रक्त का धक्का जमाने के लिए जो है कौन सा विटामिन जो है वो सहायक होता है। तो देखिए रक्त का धक्का जमाने के लिए जो है ये आपका विटामिन के जो है वो सहायक होता है। तो विटामिन के आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान है ना, ये किस मंत्रालय द्वारा जो ये चलाया गया था। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान है ना, ये आपके संयुक्त रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास के द्वारा जो है ये आपका जो है वो चलाया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी जो शुरुआत है वो कब किया गया था। तो ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को जो है ये आपके पानीपत हरियाणा से जो है 100 जिलों से इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 1917 का जो आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, ये आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये आपके एनी बेसेंट के द्वारा जो वो किया गया था। तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी एनी बेसेंट थी ना, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी जो वो बनाई गई थी। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपका सरोजनी नायडू थी। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए 1895 में जो आपका पूना अधिवेशन हुआ था और 1902 में जो आपका अहमदाबाद में जो आपका अधिवेशन हुआ था। इन दोनों की जो अध्यक्षता है ना, ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर दादा भाई नौरोजी की बात कर ले तो 1886, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसके अलावा 1893 में जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी जो इन तीनों की जो अध्यक्षता है ना, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने जो है कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, जो कि आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर ले तो 1929 में जो आपका लाहौर में अधिवेशन हुआ था, 1936 में जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था और 1937 में जो आपका फैजपुर अधिवेशन हुआ था। ये तीनों अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की बात कर ले तो देखिए 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था और 1939 का जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन था ना, ये दोनों अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि NSO यानी आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और का जो है CSO में विलय जो है ये कब कर दिया गया था? तो देखिए NSO को जो CSO में विलय है ना, ये आपके 23 मई 2019 को जब वो कर दिया गया था। तो 23 मई 2019 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव की कौन से संस्करण का जो आयोजन है ना, ये आपके 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक जो है डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम बीकानेर में जो वो किया गया था। तो देखिए 2023 में आपका जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का ये जो 14वां संस्करण है ना, ये आपके बीकानेर में जो है आयोजित किया गया था। तो 14वां संस्करण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग यानी DDRD के सचिव और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के जो है अध्यक्ष के रूप में अगस्त 2022 में जो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए DRDO के अध्यक्ष के रूप में जो है ये डॉक्टर समीर V कामत को जो वो नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर समीर V कामत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि DRDO के जो आपके पूर्व सचिव थे ना, ये आपके G सतीश रेड्डी से और इन्हें जो है किनके सलाहकार के रूप में जो वो नियुक्त किया गया है? तो देखिए G सतीश रेड्डी को जो है ये आपके रक्षा मंत्री का जो है वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में जो वो नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संस्कृत भाषा का उद्गम जो है ये कहाँ से हुआ था? तो देखिए संस्कृत भाषा का जो उद्गम है ना, ये आपके इंडो यूरोपियन यानी भारतीय परिवार से जो है इसकी उद्गम जो वो हुआ था। तो इंडो यूरोपियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मलखम्ब से कौन सा खिलाड़ी जो आपके संबंधित है? तो देखिए मलखम्ब के अगर खिलाड़ियों की बात कर ले तो देखिए दीपक सिंधे, योगेश मालवीय, सागर ओवलकर, राजवीर सिंह पनवार, हिमानी परब, इसके अलावा राजेश मुड़की, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके मलखम्ब खेल से है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मलखम्ब की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका मलखम्ब है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का जो वो राष्ट्रीय खेल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, राष्ट्रीय खेल नहीं, राज्य खेल है। इसके अलावा बात कर ले मलखम्ब खेल के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए ये जो आपका प्रभास जोशी जो पुरस्कार है ना, ये आपके मलखम्ब खेल के लिए जो वो दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आरपीएफ ने किस ऑपरेशन के तहत जो है लड़कियों और महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार होने से जो वो बचाया है? तो देखिए आरपीएफ के तहत जो है ये आपका आहट जो ऑपरेशन आहट था ना, इसके तहत जो है लड़कियों और महिलाओं को जो है मानव तस्करी का शिकार होने से जो वो बचाया गया है। तो आहट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के
किस भाग को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा जो वो कहा गया है? तो देखिए संविधान का हृदय और आत्मा जो है ये आपके भाग 3 जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है और इन्हें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हृदय और आत्मा जो वो कहा गया है। तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, इसे जो है वो आपका हृदय और आत्मा जो है वो कहा गया है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो देखिए ठाकुरदास भार्गव के द्वारा जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो वो कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे बड़ी स्टेम सेल विनिर्माण प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पर स्थापित जो है वो किया जाएगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2023 में हैदराबाद तेलंगाना में जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल विनिर्माण प्रयोगशाला जो है स्थापित जो वो किया जाएगा। तो हैदराबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। अब जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका ये जो है किसके द्वारा प्रकाशित जो वो किया जाता था? तो देखिए प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है ये आपके रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो वो प्रकाशित किया जाता था। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका रामकृष्ण मिशन नहीं दिया गया था, स्वामी विवेकानंद जो वो दिया गया था। तो स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर प्रबुद्ध भारत पत्रिका की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका प्रबुद्ध भारत पत्रिका था ना ये आपके अंग्रेजी मासिक पत्रिका था और इसका जो संपादन है ना ये आपके उत्तराखंड के मायावती स्थित अद्वैत आश्रम में जो है इसका जो संपादन है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो देखिए तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है ना ये आपके पूर्वी हिमालय के पहुंडरी माउंटेन से जो है इसका जो उद्गम है वो किया होता है। तो पहाड़ी माउंटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्य या फिर ग्लेशियर या फिर झील अगर पूछा गया था तो देखिए तीस्ता नदी का जो उद्गम है ना ये आपके सिक्किम राज्य में कांगसे ग्लेशियर के पास जो है चारामू झील से होता है। तो इनमें से जो भी प्रश्न पूछा गया था वो सभी मैंने आपको जो है उत्तर बता दिया है। इसके अलावा अगर तीस्ता नदी की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका तीस्ता नदी है ना ये आपके ब्रह्मपुत्र का जो वो सहायक नदी है और ये जो कहाँ से होकर बहता है? तो देखिए तीस्ता नदी जो है ये आपके भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर जो ये बहता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ये जो आपके किस संविधान संशोधन में उल्लेखित है? तो ये जो आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 2002 में हुआ था और इसी के माध्यम से जो है राज्य के 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा जो वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो आपका 86वां संशोधन के तहत जो वो किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था और ये जो आपका अनुच्छेद 21A है ना ये आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहली जनगणना जो है ये कब हुई थी? तो देखिए भारत में जो पहली जनगणना है ना ये आपके 1872 में मेयो के काल में जो है ये शुरू जो है वो किया गया था। तो 1872 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में पहली जो नियमित जनगणना है ना ये कब हुआ था? तो देखिए भारत में जो पहली नियमित जनगणना है ना ये आपके 1881 में रिपन के कार्यकाल में जो वो शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक ये जो आपका कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत का पहला जो क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क जो लिंक है ना ये आपके दिल्ली में संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्यालय के बीच जो ये आपका स्थापित किया गया है। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खिलाफत दिवस ये जो है कब मनाया गया है? तो देखिए खिलाफत दिवस जो है ये आपका 17 अक्टूबर 1919 को जो है ये आपका मनाया गया था। तो 17 अक्टूबर 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले खिलाफत समिति का गठन ये जो है कब किया गया था? तो देखिए खिलाफत समिति का जो गठन है ना ये आपके मार्च 1919 में बम्बई में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ये जो है कब किया गया था? तो देखिए खिलाफत
आंदोलन की जो शुरुआत है ना, ये आपके मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा ये जो आपका मार्च 1919 से लेकर जो है ये आपका 1924 तक जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि बोईता बंदना ये जो आपका किस राज्य से संबंधित उत्सव है। तो देखिए ये जो आपका बोईता बंदना जो उत्सव है ना, ये आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2023 WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो है इमर्जिंग प्लेयर ये जो है किसे चुना गया है। तो देखिए 2023 का जो आपका पहला जो एडिशन है वो आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग में, इसमें जो इमर्जिंग प्लेयर जो है ये आपके यास्तिका भाटिया को जो वो चुना गया है। तो यास्तिका भाटिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा WPL की बात कर ले तो देखिए इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये आपके मुंबई इंडियंस के हैली मैथ्यूज को जो वो चुना गया है। इसके अलावा WPL में जो सबसे ज़्यादा रन है ये आपके मेग लैनिंग ने बनाया था, जो कि आपके टोटल 345 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना ये आपका हैली मैथ्यूज के द्वारा जो वो लिया गया था। इसके अलावा चैंपियंस की बात कर ले तो देखिए वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण है ये आपका 2023 में आयोजित किया गया था। और इसके जो पहले विजेता टीम रहा यानी फर्स्ट जो टाइटल है ना ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जो वो जीता गया है। इसके अलावा उप विजेता की बात कर ले तो देखिए उप विजेता जो रहा ये आपका दिल्ली कैपिटल्स रहा है। और पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है ये किससे दिया गया था, तो ये आपके सोफिया डिवाइन को जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है। तो देखिए ये जो आपका विटामिन डी है ना ये आपके हार्मोन का काम जो है वो करता है। तो विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्ष है ना ये कौन बने थे। तो देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये आपके NM जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को जो है ये आपका मुंबई में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो आपके लाला लाजपत राय को जो वो बनाया गया था। तो लाला लाजपत राय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगर वर्तमान में अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो आपके वर्तमान में अध्यक्ष है ना ये आपके रामेंद्र कुमार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो लाला लाजपत राय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये जो कब शुरू किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो औपचारिक लॉन्चिंग है ना ये आपके केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 21 जुलाई 2017 को जो वो किया गया था। लेकिन इस योजना की जो शुरुआत है ना ये आपके 4 मई 2017 को जो वो किया गया था। तो 4 मई 2017 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को जो है उनके द्वारा निवेशित राशि पर 8% का वार्षिक प्रतिफल जो है ये 10 वर्षों तक जो वो सुनिश्चित जो वो किया गया है। और ये जो आपका योजना है ना ये किसके द्वारा जो वो लागू किया गया था यानी किस माध्यम से जो वो लागू किया गया था। तो ये जो आपका जीवन बीमा निगम यानी LIC के माध्यम से जो है इस योजना को जो वो लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि भारत और जापान के मध्य युद्धाभ्यास जो आपका एक्सरसाइज धर्म गार्जियन है ना ये 2023 का कौन सा संस्करण है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एक्सरसाइज धर्म जो गार्जियन युद्धाभ्यास है ना ये आपके भारत और जापान के मध्य जो होता है। और 2023 का जो है ये आपका चौथा संस्करण था। तो चौथा संस्करण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है ये कौन सा है। तो देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है ना ये आपके भीतरकनिका है जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है। तो भीतरकनिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत का सबसे बड़ा अगर मैंग्रोव वन पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है ना ये आपके सुंदर वन है जो कि आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 2021 वन स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का कुल मैंग्रोव आवरण जो है ये कितने वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो देखिए भारत का जो कुल मैंग्रोव आवरण है ना ये आपके 4,992 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका हो गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि INS अन्वेष ये जो आपका क्या है। तो देखिए INS अन्वेष जो कि आपका एक जहाज है और ये आपका किस प्रकार का जहाज है। तो ये आपका भारतीय नौसेना के लिए निर्मित एक मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन जहाज है। तो मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन जहाज आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईएनएस अन्वेष को जो है ये आपका फ्लोटिंग टेस्ट रेंज भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका आईएनएस अन्वेष है ना, ये आपके डीआरडीओ के द्वारा जो इसे डिज़ाइन किया गया है और कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो इसे निर्मित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में जो है भारत के साथ कौन सा देश जो है 85वें रैंक पर रहा है। तो देखिए भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में भारत के साथ जो आपका संयुक्त रूप से 85वें स्थान पे जो देश रहा है ना, ये आपका मालदीव देश, नॉर्थ मैसेडोनिया, इसके अलावा सूरीनाम तथा ट्यूनीशिया, ये सभी जो देश है ना, ये आपके संयुक्त रूप से 85वें स्थान पे जो वो रहे हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में देश का नाम दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा बात कर ले 85वें स्थान पे कितने अंकों के साथ रहा है भारत, तो ये आपका 40 अंकों के साथ रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख। इसके अलावा बात कर ले भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में आपका कौन सा देश जो है सबसे पहले स्थान पर रहा है, यानी सबसे कम जो भ्रष्ट देश है ना, ये आपका डेनमार्क है। और डेनमार्क का जो अंक रहा था वो 90 अंक रहा था। इसके बाद जो आपका फिनलैंड और न्यूजीलैंड देश रहा है जो कि आपका दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा अगर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात कर ले तो भूटान जो है इस सूची में 25वें स्थान पर रहा है, चीन जो है 65वें स्थान पर रहा था, बांग्लादेश जो है 147वें स्थान पर रहा था, पाकिस्तान 140वें स्थान पे और नेपाल जो है आपका 110वें स्थान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सबसे भ्रष्ट देश यानी भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो ये आपका सोमालिया देश रहा था जो कि 180वें स्थान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता यानी लिटरेसी के जो है 5 प्रमुख राज्य कौन से हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य रहा था ना, ये आपका केरल राज्य रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे आपका 5 राज्यों का क्रम पूछा गया था। तो पहले आपका केरल तो करेक्ट आंसर होगा, उसके बाद लक्षद्वीप तो आपका केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, सेकंड स्थान पे आपका मिजोरम होगा, थर्ड पे आपका त्रिपुरा होगा और फोर्थ पे आपका गोवा राज्य होगा। ये सही क्रम जो आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश का पूछा जाए यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता जो है वो सबसे अधिक रहा था, तो ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो ये कितना परसेंट रहा था, तो ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में प्रति वर्ष जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये जो आपका 29 जून को जो है वो मनाया जाता है। तो 29 जून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एसडीआर का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए इकोनॉमिक्स में अगर एसडीआर की बात कर ले तो ये जो आपका मॉनेटरी रिजर्व करेंसी है जो कि आईएमएफ के द्वारा जो वो आपका क्रिएट जो वो किया जाता है। वहीं अगर एसडीआर के फुल फॉर्म की बात कर ले तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो आदर्श वाक्य है ना, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये जो आदर्श वाक्य है ना, ये आपके फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रांस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को जो है ये कितनी राशि निविदा जो वो देनी होती है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक में जो है इन्हें 15,000 रुपये की सुरक्षा जमा जो है वो करना होता है। तो 15,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि यहाँ पर जो है विंग्स ऑफ फायर पूछा गया था, यानी विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है ना, ये आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो वो लिखा गया था और इसके जो सह लेखक थे वो आपके अरुण तिवारी थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका इंडिया विंस फ्रीडम है ना, ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि लाइव 2022 में जो है
ये किसका मैस्कट यानी शुभंकर रहा था? तो देखिए लाइव जो है ये आपका फीफा 2022 वर्ल्ड कप का जो है ये आपका शुभंकर रहा था। तो फीफा 2022 वर्ल्ड कप का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले लाइव का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका सुपर स्किल्ड प्लेयर होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये आपका हिंदी है। तो हिंदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका बंगाली भाषा है, उसके बाद आपका मराठी भाषा है, उसके बाद आपका तेलुगु भाषा। ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली आदिवासी भाषा यानी जनजातीय भाषा जो है ये कौन सी है? तो देखिए सबसे अधिक बोले जाने वाली जो जनजातीय भाषा है ना ये आपका संथाली भाषा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात कर ले तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये आपके 1875 में जो है हेलेना ब्लावात्स्की के द्वारा जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे ये आपके हेनरी स्टील ऑलकुट को जो है इनका जो पहला अध्यक्ष है वो बनाया गया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेड क्वार्टर है ना ये आपके मद्रास यानी अड्यार में स्थित है। तो मद्रास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट के बारे में। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था राधा कृष्णन हरि कुमार कौन से नंबर के जो है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं? तो देखिए वर्तमान में जो आपके चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है ना ये आपके आर हरि कुमार है। और ये जो आपके 30 नवंबर 2021 से जो है 25वें आपके जो है नेवल स्टाफ हैं। तो 25वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो ये आपके मनोज पांडे हैं। और ये जो है कितने नंबर के हैं? तो ये आपके 29वें नंबर के हैं। वर्तमान में अगर चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ अगर पूछा जाए तो देखिए वर्तमान में जो आपके चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ है ना ये आपके विवेक राम चौधरी हैं। और ये जो आपके 24वें नंबर के हैं। वहीं अगर सेकंड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ पूछा जाए यानी बिपिन रावत के बाद ये जो आपके दूसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना ये अनिल चौहान बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में जो है भारत की रैंक क्या रही थी? तो देखिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये जो आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जो वो जारी किया जाता है और इसमें भारत जो है टोटल 140 देशों में जो है ये 77वें स्थान पे रहा था। तो 77वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में जनगणना जो है ये कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? तो देखिए भारत में जो जनगणना है ना ये आपके गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए जो है किस उपन्यास को जो वो चुना गया था? तो देखिए वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए जो है ये आपके पागलखाना उपन्यास को जो वो चुना गया था। और ये जो आपका पागलखाना उपन्यास है ना ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा जो इस उपन्यास को जो वो लिखा गया था। तो पागलखाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान से जो है ये किसे सम्मानित किया गया था? तो देखिए 32वें सरस्वती सम्मान से जो है ये आपके तमिल लेखक शिव शंकरी को जो है उनके संस्मरण सूर्य वामसन के लिए जो है इन्हें 2022 का 32वें सरस्वती सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का जो है प्रतिशत कितना रहा था? तो देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है भारत में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपका 31.16% रहा था। और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये आपका 68.8% रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फॉलिक अम्ल ये जो है किस विटामिन के रूप में मिलता है? तो देखिए ये जो आपका फॉलिक अम्ल होता है ना इसे जो आपका विटामिन B9 जो वो कहा जाता है। यानी विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है ना वो फॉलिक अम्ल होता है। तो विटामिन B9 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विटामिन बी के अन्य कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए विटामिन ए का अगर बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है ना वो आपका थाइमिन होता है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो आपका राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो आपका नियासिन होता है। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है ना यह आपका पेंटोथेनिक एसिड होता है। तो
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हसिका रामचंद्र ये जो आपके किस खेल से संबंधित है। ये प्रश्न पूछने का ये मतलब था ना, क्योंकि जो आपका 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ना, जो आपका 2022 में हुआ था, जो कि आपका गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। और ये जो आपके हसिका रामचंद्र को जो है इस खेल में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो वो चुना गया था। तो आपका ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके स्विमिंग खेल से संबंधित है। तो स्विमिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका स्विमिंग की बात आई गई है, तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में जो है ये आपके स्वर्ण पदक जीतने वाले साजन प्रकाश जो कि आपके केरल से संबंधित है, और इन्हें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो वो चुना गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ये जो आपके साजन प्रकाश है ये किस खेल से संबंधित है, तो यह जो आपके तैराकी खेल से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर 36वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका की बात कर ले, तो देखिए इसमें जो आपका पदक तालिका में पहले स्थान पे जो रहा था वो आपका सर्विसेज का टीम रहा था। वहीं अगर राज्य की बात कर ले तो राज्य में जो पहले स्थान पे रहा था वो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। ओवरऑल जो आपका सबसे ज़्यादा जो पदक है ना, ये आपके सर्विसेज के द्वारा ही जो वो जीते गए थे। सर्विसेज के द्वारा जो है आपके टोटल जो पदक है वो आपके 128 पदक जीते गए थे। सबसे ज़्यादा पदक जो है आपका महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया था, जो कि आपका 140 पदक जीता गया था। लेकिन सर्विसेज जो इसमें पहले स्थान पे इसलिए रहा था क्योंकि सर्विसेज ने जो सबसे ज़्यादा जो वो गोल्ड मेडल जीते थे। महाराष्ट्र जो है सर्विसेज के मुकाबले जो है वो कम गोल्ड मेडल जीता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसेज के द्वारा जो आपका 61 गोल्ड मेडल जीता गया था, और आपका महाराष्ट्र के द्वारा जो 39 गोल्ड मेडल ही जो है वो जीता गया था। इसलिए दूसरे पायदान पे जो ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। इसके अलावा तीसरे स्थान की बात कर ले तो ये जो आपका हरियाणा राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को किस अनुच्छेद में जो है सुरक्षित किया गया है। तो देखिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को जो है ये आपका अनुच्छेद 350A में जो है सुरक्षित किया गया है। तो अनुच्छेद 350A आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इसरो के द्वारा कौन सा ह्यूमनॉइड रोबोट को जो है भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर जो वो भेजा जाएगा। तो देखिए इसरो के द्वारा ये जो आपका व्योमित्र जो कि एक आपका महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है, और इसी के द्वारा जो है इन्हें जो है अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर जो वो भेजा जाएगा। तो व्योमित्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि विश्व हिंदी दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस जो है ये आपका 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है। तो 10 जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले विश्व हिंदी का जो है पहला सम्मेलन ये जो है कब आयोजित किया गया था। तो देखिए विश्व हिंदी का जो पहला सम्मेलन है ना, ये आपके 10 से 12 जनवरी 1975 को जो है ये आपका नागपुर में जो है आयोजित किया गया। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका 2018 में मॉरिशियस में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और 12वां जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, ये आपके 15-17 फरवरी 2023 तक जो है ये आपके नाडी फिजी में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात कर ले राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आपका विश्व हिंदी दिवस हो गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष भारत में 14 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। और 14 सितंबर को ही जो है भारत में प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 को जो है संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा वो प्रदान किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मथुरा धर्म महामेला ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए मथुरा धर्म महामेला जो है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन ये जो है किस देश से उधार लिया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है ना, ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से उधार लिया गया है। तो आयरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि नामदफा जो नेशनल पार्क है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका नामदफा जो नेशनल पार्क है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में क्रेटर झील जो है ये कौन सी है।
तो देखिए अगर क्रेटर झील की बात कर ले तो देखिए क्रेटर झील जो है ये आपका मूल रूप से ज्वालामुखी विस्फोट और गतिविधियों के कारण जो आपका बनता है ना, उसे जो है क्रेटर झील जो है वो कहा जाता है। और भारत में जो आपका क्रेटर झील है ये आपका महाराष्ट्र के लोनार झील है, तो लोनार झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा टेक्टोनिक झील की बात कर लें तो देखिए भारत का जो टेक्टोनिक झील है ना, ये आपके लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील है। हिमानी झील की बात कर ले जो कि आपका हिमानी अपरदन के कारण बनता है, और ये आपका कश्मीर के गंगाबल झील जो है ये आपका एक हिमानी झील है। इसके अलावा भारत के भूस्खलन झील की बात कर ले जो कि आपका भूस्खलन और चट्टानों के गिरने से जो है आपका जो निर्मित जो आपका झील होता है उसे भूस्खलन झील कहा जाता है। और ये जो आपका गढ़वाल की गोहाना झील जो है ये आपका एक भूस्खलन झील है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में कम से कम एक सदस्य का एक बैंक खाता है। तो देखिए केरल एक ऐसा भारतीय राज्य है जहां पर हर घर में कम से कम जो है एक सदस्य का एक बैंक खाता है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसे जो किस योजना के तहत किया गया था, तो इसे जो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो है वो किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था। तो देखिए भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना ये आपके 25 जनवरी 1950 को जो वो किया गया था। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो वो मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि NSSO की स्थापना यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था। तो देखिए NSSO की जो स्थापना है ना वो आपका 1950 में जो वो किया गया था, तो 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संतोष ट्रॉफी 2022-23 ये जो है कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए संतोष ट्रॉफी 2022-23 जो है ये आपके 2 जगहों पर जो है वो आपके आयोजित किए गए थे, जिसमें ग्रुप स्टेज और फाइनल जो राउंड था ना ये तो आपका भारत में आयोजित किया गया था, लेकिन जो आपके नॉकआउट जो मुकाबले थे ना ये आपके सऊदी अरब रियाद में जो आपका आयोजित जो है वो किया गया था, तो आपके ऑप्शन में जो है रियाद जो है वो दिया गया था, तो रियाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले संतोष ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम जो वो कौन सा रहा था, तो ये आपका कर्नाटक जो है विजेता रहा था, और उप विजेता जो ये आपका मेघालय राज्य रहा था। इसके अलावा बात कर ले आपका जो सबसे ज़्यादा विजेता ये जो कौन सा राज्य रहा है, तो देखिए संतोष ट्रॉफी का जो सबसे ज़्यादा खिताब है ना ये वेस्ट बंगाल के द्वारा जो वो जीता गया है, और कितने जो है ट्रॉफी जो वो जीते गए हैं, तो 32 ट्रॉफी जो वो जीते गए हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि संतोष ट्रॉफी का संबंध ये जो आपका किस खेल से है, तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वंदे मातरम जो आपका गीत पहली बार जो है किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में जो वो गाया गया। तो देखिए वंदे मातरम जो कि आपका भारत का एक राष्ट्रीय गीत है, और इसे पहली बार जो है ये आपका कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना इसमें पहली बार जो है वंदे मातरम को जो वो गाया गया था, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लें 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके रहमतुल्लाह एम सायनी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो वो किया गया था। इसके अलावा ये तो आपका राष्ट्रीय गीत की हो गई। अगर राष्ट्रीय गान की बात कर ले जो कि आपका जनगण मन है, और इसे जो किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये आपका 1911 में जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना इसमें पहली बार जो है जनगण मन को जो वो गाया गया था। और ये जो आपका जनगण मन है ना जो कि आपका राष्ट्रीय गान है, और इसे जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वो लिखा गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रख। इसके अलावा बात कर ले 1911 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके विशन नारायण धर के द्वारा जो वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस मुगल शासक को जो है रंगीला बादशाह के नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए रंगीला बादशाह के नाम से जो है ये आपके मोहम्मद शाह को जो वो जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता का जो संबंध है ना ये किससे है। तो देखिए उषा मेहता का संबंध की बात कर ले तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये टोटल जो आपके 75 प्रश्न जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिले थे, जो कि मैंने आपको 100% रियल और ऑथेंटिक रिव्यू देने का जो है प्रयास किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका आज एग्ज़ाम था 31 अक्टूबर को, तो आप 31 अक्टूबर के प्रश्न भी जो वो ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि मैं 100% एनालिसिस जो वो कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।